दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर शादीशुदा जीवन में किसी तीसरे इंसान की एंट्री हो जाए तो फिर आगे का जीवन इतना आसान नहीं होता है। और अगर इंसान समय रहते हुए सही कदम न उठाए तो फिर न जाने कितने लोगों की जिंदगियां भी बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से न सिर्फ एक लड़की हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, बल्कि उसके बाद कई लोग भी सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है कि आज की कहानी में गलत है कौन और गलत किया किसने है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है नई दिल्ली की। नई दिल्ली का एक इलाका पड़ता है बसंत कुंज। बात कर रहा हूँ मैं 16 मार्च 2024 की शाम के लगभग 6 बजे के आसपास की। दरअसल इसी बसंत कुंज के एक हॉस्पिटल के अंदर एक व्यक्ति स्ट्रेचर को लेकर काफी तेजी से इमरजेंसी वार्ड में जाता है और चिल्लाते हुए डॉक्टर को आवाज देता है कि डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। दरअसल मेरी पत्नी ने जहर खा लिया है और मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता हूँ। डॉक्टर जब उस महिला को चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि उस महिला की तो रास्ते में ही मौत हो चुकी है। इसीलिए डॉक्टर अब इस पूरे वारदात के बारे में उस व्यक्ति से पूछताछ करते हैं। व्यक्ति कहता है कि साहब, मेरा नाम राहुल मिश्रा है और मैं किशनगढ़ इलाके में रहता हूँ। दरअसल शाम के समय जब मैं ड्यूटी से अपने घर पर पहुंचा तो देखा कि मेरी पत्नी फर्श पर पड़ी हुई है और उसके बगल में एक सुसाइड लेटर पड़ा हुआ है। जब मैंने उस लेटर को पढ़ा तो मालूम चला कि मेरी पत्नी ने जहर खा लिया है। इसीलिए मैं आनन फानन में उसे लेकर हॉस्पिटल में आया। राहुल जब ये सारी बातें डॉक्टर को बताता है तो डॉक्टर को लगता है कि अब ये मामला पुलिस का है। इसीलिए डॉक्टर इस बात की जानकारी किशनगढ़ थाने में दे देते हैं। इधर पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत ही अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल में पहुंचती है और उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। साथ ही साथ इस बारे में राहुल से पूछताछ करती है। इस पर राहुल कहता है कि साहब, मेरी पत्नी का नाम पूजा राय है। दरअसल मेरी पत्नी भी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी, लेकिन आज उसने छुट्टी लिया हुआ था क्योंकि आज उसको कोई जरूरी काम था। दरअसल मैं गुड़गांव की एक प्राइवेट कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर पद पर नौकरी करता हूँ। शाम के लगभग 5 बजे जब मैं अपने घर पर पहुंचा तो देखा कि मेरी पत्नी इस हालत में फर्श पर पड़ी हुई थी। राहुल जब ये सारी बातें पुलिस को बताता है, पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तो भेज देती है, लेकिन साथ ही साथ राहुल को लेकर उसके घर पर जाती है। पुलिस जब राहुल के घर पर पहुंचती है, उस लेटर को अपने कब्जे में ले लेती है और घर का मुआयना करती है। उसके बाद थाने में आ जाती है। साथ ही साथ इस बात की जानकारी पूजा के पिता सुरेश को देती है। सुरेश जो झारखंड प्रदेश के सिंदरी का रहने वाला है। इधर सुरेश को जब मालूम चलता है, सुरेश दिल्ली थाने में जब पहुंचता है, पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं किया है, बल्कि किसी ने उसकी हत्या कर दिया है। हालांकि सुरेश जब हत्या की बात पुलिस वालों से कहता है, पुलिस सुरेश से कहती है कि क्या तुमको किसी पर शक है। इस पर सुरेश पुलिस को कोई जवाब नहीं देता है, जिससे पुलिस को भी सुरेश की बातों में कोई दम नजर नहीं आता है। उसके बाद पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने लगती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में काफी समय लग जाता है। आखिरकार 1.5 महीने के बाद 27 अप्रैल 2024 को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो इस रिपोर्ट में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि पूजा की मौत जहर खाने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि उसके सर पर काफी गहरी चोट लगने की वजह से हुई है। लेकिन बावजूद इसके
पूजा के शरीर में जहर का अंश मिलता तो है, लेकिन वो जहर जूस के माध्यम से दिया गया था। जैसे ही इस तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है, ये देखकर पुलिस एकदम से चौंक जाती है और फिर उसके बाद पुलिस अब इस मामले को काफी सीरियस तरीके से लेती है। दरअसल पुलिस सबसे पहले राहुल को थाने में बुलाती है और राहुल से कहती है कि तुम्हारी पत्नी ने आत्महत्या नहीं किया है, बल्कि किसी ने उसकी हत्या कर दिया है। राहुल को जब मालूम चलता है कि किसी ने उसकी पत्नी की हत्या कर दिया है, राहुल पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी पत्नी का किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं था। लेकिन राहुल अब पुलिस वालों के ऊपर दबाव देते हुए कहता है कि साहब, मेरी पत्नी का जो भी अपराधी है, आप उसको कड़ी से कड़ी सजा देना। पुलिस कहती है कि हम अपना काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन तुमको भी हमारा साथ देना होगा। उसके बाद पुलिस अब इस मामले का खुलासा करने के लिए सबसे पहले पूजा के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है। हालांकि पुलिस जब पूजा का कॉल डिटेल चेक करती है तो उस डिटेल में कोई भी ऐसा संदिग्ध नंबर नहीं मिलता है जिस पर पुलिस को कोई शक जाए। जब पूजा के मोबाइल नंबर से पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता है, उसके बाद पुलिस पूजा के पति राहुल के मोबाइल नंबर का भी कॉल डिटेल निकालती है। पुलिस जब राहुल के कॉल डिटेल को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिस पर राहुल पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करता आ रहा है। दरअसल 16 मार्च को भी राहुल ने उस नंबर पर शाम के समय एक बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का कॉल डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी पद्मा तिवारी के नाम पर रजिस्टर्ड है। पद्मा, जिसकी उम्र है लगभग 33 साल के आसपास, जो मयूर बिहार की रहने वाली है। दरअसल ये पद्मा कोई और नहीं बल्कि राहुल की बचपन की दोस्त है। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल मिल जाता है, पुलिस अब पूजा के बारे में पता लगाने के लिए फिर से राहुल के घर पर जाती है और राहुल के पड़ोसियों से पूछताछ करती है। तो राहुल के पड़ोसी कहते हैं कि हाँ साहब, उस दिन शाम के समय पद्मा राहुल के घर पर आई थी। पड़ोसी जैसे ही इस तरह की बातें कहते हैं, पुलिस पड़ोसियों के बयान पर 31 अप्रैल 2024 को राहुल और पद्मा दोनों को अपनी हिरासत में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर इन दोनों से पूजा की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन दोनों एक ही जवाब देते हैं कि साहब, हमने पूजा की हत्या नहीं किया है। इसीलिए पुलिस अब दोनों को अलग अलग बिठाकर एक नोटबुक देती है और उसमें कुछ नोट करवाती है। जैसे ही दोनों उस नोटबुक पर कुछ लिखते हैं, पुलिस उस नोटबुक को लेकर उस सुसाइड लेटर से मैच करवाती है। हालांकि पुलिस जब उस सुसाइड लेटर से मैच करवाती है तो पद्मा का नोट उस सुसाइड लेटर से मैच कर जाता है, जिससे पुलिस को पूरा भरोसा हो जाता है कि वो सुसाइड लेटर पद्मा ने ही लिखा है। इसीलिए पुलिस अब पद्मा से सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार पद्मा मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है और पुलिस वालों से कहती है कि हाँ साहब, पूजा की हत्या मैंने ही किया है। लेकिन पद्मा जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। दरअसल राहुल और पद्मा, जो मूल रूप से झारखंड प्रदेश के सिंदरी के ही रहने वाले हैं और बचपन से दोनों एक साथ ही स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से दोनों में काफी गहरी दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन दोनों जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं, आखिरकार बचपन की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और फिर पद्मा और राहुल के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन दोनों के बीच में जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू होता है, जब इनकी इंटरमीडिएट की पढ़ाई खत्म हो जाती है, उसके बाद दोनों अपने अपने करियर की तलाश में निकल जाते हैं। दरअसल राहुल जो ग्वालियर में अपनी पढ़ाई करने के लिए चला जाता है, तो वहीं पर पद्मा उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर चली जाती है। दोनों जब अलग हो जाते हैं, उसके बाद दोनों का संपर्क भी टूट जाता है। राहुल ग्वालियर में रहकर मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करता है। जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है,
उसकी नौकरी हरियाणा के गुड़गांव शहर में लग जाती है। राहुल को जब गुड़गांव में नौकरी मिल जाती है, उसके बाद किशनगढ़ इलाके में किराए का एक फ्लैट ले लेता है और वहीं पर रहकर अपनी नौकरी करने लगता है। इधर पद्मा भी जब नोएडा में जाती है, जब MBA की पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है, पढ़ाई कंप्लीट हो जाने के बाद पद्मा को भी MNC कंपनी में मैनेजर पद की नौकरी मिल जाती है। उसके बाद पद्मा भी मयूर विहार में अपना किराए का एक फ्लैट लेकर वहीं से अपनी नौकरी करने लगती है। हालांकि दोनों नोएडा और दिल्ली में ही रहते हैं, पास रहते हुए भी दोनों का कभी एक दूसरे से संपर्क नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार राहुल के बचपन के जो स्कूल के दोस्त होते हैं, दोस्तों के नाम पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं जिसमें राहुल के साथ साथ पद्मा भी जुड़ी हुई थी। आखिरकार इसी ग्रुप के माध्यम से कई सालों के बाद राहुल और पद्मा को एक दूसरे का नंबर मिल जाता है। कई सालों के बाद राहुल और पद्मा जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, आखिरकार उनका पुराना प्यार फिर से जाग जाता है और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि जब भी मौका मिलता है दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं, क्योंकि दोनों अपनी अपनी कंपनी में ठीक ठाक पैसा कमा रहे थे। दोनों में इतना काफी गहरा प्यार हो जाता है कि अब राहुल और पद्मा शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। लेकिन तभी इधर राहुल के परिवार वाले उसकी शादी अपने इलाके की रहने वाली पूजा राय से तय कर देते हैं। इस बात की जानकारी जब राहुल को मालूम चलता है, राहुल जब अपने घर पर जाता है, अपने पिता से पद्मा को लेकर साफ साफ बातचीत करता है। दरअसल राहुल अपने पिता रामदेव मिश्रा से कहता है कि मैं पद्मा से बहुत प्यार करता हूं और मैं उसी से शादी भी करना चाहता हूं। दरअसल राहुल पद्मा की नौकरी के बारे में भी अपने पिता से बताता है, लेकिन बावजूद इसके राहुल के पिता इस शादी की मंजूरी नहीं देते हैं और आखिरकार पूजा से ही उसका रिश्ता तय कर देते हैं। राहुल को जब लगता है कि उसके पिता उसकी बात मानने वाले नहीं हैं, आखिरकार राहुल अब पूजा से मिलने का तय कर देता है। एक दिन राहुल को जब मौका मिलता है, जब पूजा से जाकर मुलाकात करता है, पद्मा के बारे में पूजा से सब कुछ सच सच बता देता है। राहुल पूजा से कहता है कि मैं पद्मा से प्यार करता हूं और मैं उसी से शादी भी करना चाहता हूं। लेकिन राहुल जब अपनी सच्चाई पूजा से बताता है, ये सुनकर पूजा भी काफी खुश हो जाती है। दरअसल पूजा को लगता है कि वाकई में राहुल एक सच्चा इंसान है। पद्मा के बारे में जानने के बावजूद भी पूजा राहुल से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और आखिरकार इस घटना से ठीक 2 साल पहले पूजा और राहुल की शादी भी हो जाती है। राहुल जब पूजा से शादी कर लेता है, शादी के बाद पूजा को लेकर दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में अपने किराए के फ्लैट में आ जाता है और फिर वहीं पर अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। इधर राहुल पूजा से शादी तो कर लेता है, लेकिन बावजूद इसके पद्मा और राहुल दोनों एक दूसरे से बातचीत करना बंद नहीं करते हैं। पूजा को पहले से ही मालूम था कि उसका पति पद्मा से प्यार करता है। दरअसल पूजा ये सोच कर आई थी कि अपने पति से इतना प्यार करेगी कि राहुल पद्मा को भूल जाएगा। लेकिन जैसे ही शादी के कुछ महीने का समय गुजरता है, राहुल के घर में जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, पूजा अपने पति से कहती है कि दरअसल मैं भी कोई नौकरी करना चाहती हूँ। नौकरी करने के लिए जब कहती है, राहुल उसे मंजूरी दे देता है और फिर पूजा का बायोडाटा बनाने के लिए पद्मा को अपने घर पर बुलाता है। खुद पद्मा ही पूजा का बायोडाटा तैयार करती है। उसके बाद पूजा को भी MNC कंपनी में नौकरी मिल जाती है। लेकिन एक बार पद्मा जब राहुल के घर पर आती है, उसके बाद बार बार
उसके घर पर आना जाना शुरू कर देती है। लेकिन पद्मा जब बार बार राहुल के घर पर आना जाना शुरू करती है, अब पूजा को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन पूजा चाहकर भी पद्मा को कुछ बोल नहीं पाती है। लेकिन हंसी मजाक में ही पद्मा को कुछ ऐसी बातें कह देती है जिसे सुनकर पद्मा को भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन पद्मा भी अपने प्यार को लेकर काफी मजबूर थी, इसीलिए चाहकर भी पद्मा कुछ कर नहीं पाती है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का और समय गुजरता है, इसके बावजूद भी पद्मा जब राहुल के घर पर आना जाना बंद नहीं करती है, आखिरकार पूजा अब पद्मा से झगड़े तकरार करने लगती है, जिसकी वजह से पद्मा काफी गुस्से में आ जाती है। एक दिन पद्मा जब राहुल से मुलाकात करती है, उसकी पत्नी की काफी शिकायत करती है। जब तरह तरह की शिकायत करना शुरू करती है, राहुल भी इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही पूजा को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। हालांकि राहुल जब अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटाने का तय करता है, पद्मा भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद पद्मा और राहुल एक सही मौके का इंतजार करने लगते हैं। 16 मार्च 2024 को राहुल जब अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और पूजा छुट्टी लेकर घर पर रहती है, क्योंकि पूजा को किसी जरूरी काम से बाहर जाना था। लेकिन जैसे ही दोपहर के 3 बजे का समय होता है, लगभग 3 बजे के आसपास पद्मा राहुल के घर पर पहुंचती है। उस वक्त पूजा घर पर अकेली थी। हालांकि पद्मा जब राहुल के घर पर पहुंचती है तो बाहर से 2 गिलास जूस भी लेकर जाती है। जब पूजा के घर पर पहुंचती है, पूजा जब अपने सामने पद्मा को देखती है, देखते ही कहती है कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। इस पर पद्मा जवाब देते हुए कहती है कि मैं तुरंत ही यहाँ से चली जाऊंगी, थोड़ी देर बैठकर बातचीत करते हैं, उसके बाद तुम बाहर चली जाना। दोनों थोड़ी देर बैठकर बातचीत तो करते हैं, लेकिन उसी समय पद्मा वो दोनों जूस का गिलास उसके सामने रख देती है और उसमें से एक गिलास पूजा को दे देती है। लेकिन इससे पहले कि पूजा उस जूस को पी पाती, पद्मा पूजा से कहती है कि क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकती हो। पूजा तुरंत ही किचन में चली जाती है, लेकिन इससे पहले कि पूजा किचन से बाहर आ पाती, इधर पद्मा अपने बैग से कोई जहरीला पदार्थ निकालती है और उसको पूजा के गिलास में मिला देती है। पूजा जब किचन से बाहर आती है, फिर से दोनों बैठकर बातचीत करने लगते हैं। बातचीत के दौरान ही पूजा उस जूस को पी लेती है, जिसे पीने के थोड़ी देर के बाद पूजा के अंदर बेचैनी होना शुरू हो जाता है। दरअसल पूजा एकदम से बेचैन हो जाती है और उसे उल्टियां भी शुरू हो जाती है। इसीलिए पूजा दरवाजे की तरफ जाती है, लेकिन इससे पहले कि पूजा दरवाजे की तरफ जा पाती, पद्मा पीछे से आकर उसको पकड़ लेती है और उसे जमीन पर पटक देती है, जिसकी वजह से पूजा बेहोश हो जाती है। पूजा जब बेहोश हो जाती है, बेहोशी की हालत में ही पद्मा पूजा को पकड़कर उसके सर को फर्श पर जोरदार तरीके से 4 से 5 बार टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से पूजा की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। पूजा की जब मौत हो जाती है, उसके बाद पूजा की डेड बॉडी को वहीं छोड़कर पद्मा मयूर विहार अपने कमरे पर चली जाती है और कमरे पर पहुंचने के बाद राहुल को फोन करती है और घटना के बारे में राहुल से बताती है। साथ ही साथ राहुल से कहती है कि मैंने उसकी डेड बॉडी के बगल एक सुसाइड लेटर छोड़ दिया है। अगर पुलिस जांच पड़ताल करेगी और जब सुसाइड लेटर को पढ़ेगी, पुलिस को भी लगेगा कि पूजा ने आत्महत्या कर लिया है। इधर जैसे ही शाम के 5 बजता है, राहुल जब अपने घर पर पहुंचता है, अपने षड्यंत्र के तहत पूजा की डेड बॉडी को आनन फानन में लेकर हॉस्पिटल में जाता है और डॉक्टर से कहता है कि मेरी पत्नी ने जहर खा लिया है, प्लीज आप इसको बचा लीजिए। वाकई में पद्मा जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस पद्मा की तहरीर पर राहुल को भी गिरफ्तार कर लेती है।
फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।